जय हिंद साथियों। आप सभी का वर्ण रचना की तीसरी कड़ी पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं कि वर्ण खजाना करके कुछ लिखा हुआ है। सच में बेटा वर्णों का खजाना ही है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता ही है। अब क्या है ना, अगर मैं बात करूँगा कंठ वर्ण में कौन आते हैं तो आप फटाक से बता दोगे, अरे सर कंठ मतलब जहाँ पर जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ का प्रयोग करते हैं हम, है ना, गले का प्रयोग करते हैं, वो कंठ वर्ण होते हैं। क ख ग घ अंग, बोलोगे ना, बोलोगे मतलब का खा गा घा अंग, यहाँ तक तो बोल दोगे खूब आसानी से। लेकिन बेटा आगे लिखे हैं स्वर, और स्वर्ग में ये क्या है, ये है आपका विसर्ग। क्या है? विसर्ग। दूसरी भाषा में कहें तो ये अयोगवाह के अंतर्गत आता है, न स्वर में आता है न व्यंजन में आता है, लेकिन देखो तब भी यहाँ आया हुआ है। मतलब कंठ वर्ण में जिनका उच्चारण कंठ से होता है, का खा गा घा अंगा तो होता ही है, और कंठ वर्ण का एक तरीके से मतलब मान सकते हो का वर्ग वाला है। ठीक है, का वर्ग वाले वर्ण ये तो 5 के 5 दिए गए हैं। आगे छोटा आ भी इसी में आता है, कंठ वर्ण में बड़ा आ भी आता है, आहा भी आता है, और आहा को बोलने में हा तो निकल ही रहा है, इसलिए हा भी आता है। मतलब कंठ वर्ण में आपका जो है क ख ग घ अंगा तो आता है, छोटा आ, बड़ा आ, आहा और हा, ये स्वर भी आते हैं। लेकिन आपका आ क्या है? स्वर है। बड़ा आ क्या है? स्वर है। आहा क्या है? अयोगवाह है, न स्वर में आता है न व्यंजन में। हा क्या है? व्यंजन में है। ठीक है, और ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है, लेकिन तब भी यहाँ पर है। तालु वर्ण की बात करेंगे तो बेटा इसमें तालु का प्रयोग किया जाता है, और इसमें आपके चा छा जा झा, मतलब एक तरीके से अगर दूसरी भाषा में देखो तो तालु में आपके जो है चा वर्ग वाले तो आ जाते हैं। ठीक है, चा वर्ग वाले सबके सब जो व्यंजन है वो आ जाते हैं, चा छा जा झा इया आ जाते हैं। लेकिन छोटी ई भी आता है आपका, बड़ी ई भी आता है, सा से सलजम आता है। मतलब छोटी ई बड़ी ई जो स्वर है वो भी आपके तालु वर्ण में ही आता है, और जो सा से सलजम है जो संघर्षी वर्ण के अंतर्गत आता है वो भी आपके तालु वर्ण में ही आता है, और जो या है वो भी तालु वर्ण में आता है। ज्ञा से ज्ञानी जो आपका संयुक्त व्यंजन में आता है, ठीक है, वो भी बेटा किस में आता है? आपके तालु वर्ण में ही आता है। इसीलिए ये वर्ण का खजाना है, सच में पेपर में यहाँ से फंसाएगा आपको। बात करें मूर्धा की तो जिसके उच्चारण में मूर्धा का प्रयोग होता है तो आपका टा भी आता है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि टा वर्ग वाले तो सब आ जाते हैं, तो टा वर्ग वाले तो ये 5 के 5 हो गए, आ गए, बिल्कुल सही है। लेकिन आगे जो रा है और जो षटकोण है और री से ऋषि बाबा है, ये भी आपके बच्चों मूर्धा वर्ण के अंतर्गत ही आते हैं। अगर बात करेंगे दंत वर्ण की तो दंत में जिसमें दांत का प्रयोग होता है, तो अगर दूसरी भाषा में देखें तो जो ता वर्ग के व्यंजन है ना, वो सब के सब इसमें आ जाते हैं। देख सकते हो ता था दा धा ना, ये सब के सब तो आ जाते हैं। देखो वर्ग पांचों वर्ग से तो परिचित हो, क्योंकि अल्प प्राण में और घोष सघोष में और महाप्राण में मैंने बढ़िया से समझाया है आपको। अगर वीडियो आपने स्किप कर दिया तो जा करके प्लेलिस्ट में देख लेना, सब पूरा हिंदी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, अब जो यहाँ पर ला है ना, और जो आपका सा है और लरी है, ये भी आपका किस में आता है? आपके दंत वर्ण में आता है। अभी मैं इसकी 60 टिक भी बताऊंगा आपको। ठीक है, ओष्ठ वर्ण में आपके जो है ओठ का प्रयोग होता है, एक तरीके से आप पा वर्ग कह सकते हैं। ठीक है, पा वर्ग के प्रत्येक वर्ण जो है 5 के 5 वो तो आ ही जाएंगे। इसके बाद उ आता है, मतलब ओठ के उच्चारण में उ ऊ, देखो ओठ हमारे गोल गोल हो रहे हैं, गोल मटोल है ना, तो वो ओष्ठ वर्ण में आ गया। अब देखो शॉर्टकट क्या है कंठ वर्ण का वर्ग वाले तो जान ही जाओगे। इसमें आहा पढ़ लेना है, आ हा, आहा पढ़ना है, आहा। तो आ मिल रहा है ना, तो आ भी है, इसी आ से मिलता जुलता बड़ा आ है। इसको बोलने में हा खुद निकल रहा है, इसलिए ये भी है। थोड़ा समय लूंगा जिससे समझ जाओ, भूलो नहीं। तालु वर्ण में क्या है? ई से यज्ञ, ई स यज्ञ, याद कर लो। मूर्धा वर्ण में क्या है आपका? रसरी, रसरी, रसरी। ओके,
इसके बाद दंत वर्ण में क्या है आपका ला सा लरी, लसी पियो, ठीक है। इसके बाद ओष्ठ वर्ण में क्या उ ऊ, ओके। इसके बाद स्पर्श संघर्षी, स्पर्श भी करें और संघर्ष भी करें, ठीक है। वो वर्ण में आपके चा छा जा झा होते हैं और या भी होता है, ठीक है। और यहीं पे देख लो जो आपका या और वा होता है ना, ये बेटा अर्ध स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्ध स्वर कैटेगरी में रखे गए हैं या और वा को, इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने वर्ण खजाना में तो अभी तो बेटा क्या, अभी तो शुरुआत है ना, अभी पूरा थोड़ी ना देखा है। अभी तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ है और स्पर्श संघर्षी देखा है। अभी तो मेन भयानक भयानक वाले प्रश्न बाकी है मेरे दोस्त। तो चलिए उनको भी एक एक करके हम कवर करते हैं। देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आपके पीछे जो है बोर्ड में दिए गए हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्वर यंत्र मुखी या काकल्य वर्ण किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है स्वर यंत्र मुखी या काकल्य वर्ण, ठीक है। वो आपका हा है और ये हा आपके ऊष्म व्यंजन में भी आता है। और अगर दूसरी भाषा में समझो ना तो घोष के अंतर्गत भी आता था, घोष सघोष के अंतर्गत भी आता था, ठीक है। अब बात करेंगे दंत्योष्ठ। नाम क्या है? दंत्योष्ठ मतलब दंत भी है और ओष्ठ भी है, मतलब दंत का भी प्रयोग है और ओष्ठ का प्रयोग है, मतलब ओठ का प्रयोग है। दंत और ओठ दोनों का प्रयोग में आप वा बोलते हैं, वा, ध्यान से देखना, वा वा, दांत भी और ओठ दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। कंठोष्ठ मतलब इसमें कंठ का भी प्रयोग है और ओष्ठ का भी प्रयोग है, मतलब कंठ, गला और ओठ दोनों का प्रयोग है। ओ आओ, ध्यान से बोल के देखो, ओ आओ, ओ आओ बोल रहे ना गले की सहायता से भी। तो कंठ और जो है ओष्ठ दोनों का प्रयोग है ओ और आओ में। कंठ तालव्य मतलब कंठ का भी प्रयोग है और तालु का भी प्रयोग है। तो कंठ और तालु दोनों के प्रयोग से ए, आए और छ तीनों का प्रयोग किया जाता है, बोल के आप देख सकते हैं। दंत मूर्धा मतलब दंत का भी प्रयोग है और मूर्धा का भी प्रयोग है, दोनों के प्रयोग से कौन सा वर्ण बोला जाता है? तो वो बच्चों आपका त्रा से त्रिशूल बोला जाता है। तालु मूर्धा मतलब तालु भी है और मूर्धा भी है, दोनों के प्रयोग से बोलने वाला वर्ण आपका श्रा है, श्रा वाला, ये जो श्रम वाला सा है, ठीक है, ये वाला। संघर्षी वर्ण में तीनों सा आते हैं, मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। पार्श्विक वर्ण क्या होता है? पार्श्विक वर्ण आपका ला होता है, बहुत पूछा जाता है। और जो लुंठित वर्ण है रा, ये भी बहुत पूछा जाता है। अब पहचानोगे कैसे? कंफ्यूजन होता है पार्श्विक लुंठित। तो लुंठित वाले में ला से शुरुआत है और ला वाला आंसर नहीं होगा तो रा वाला होगा, मतलब जो यहाँ है वो यहाँ नहीं होगा। अब पार्श्विक वाले में देख रहे हो, इसके अलावा दोनों में अगर कंफ्यूजन है तो कैसे पहचानोगे, ये मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ला यहाँ पे है तो यहाँ ला वाला नहीं आएगा, इसके अलावा जो बचेगा वो पार्श्विक में चला जाएगा। तो पार्श्विक वाला ला, लुंठित वाला रा हो गया। उत्क्षिप्त वर्ण भी बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं, आगत भी बोलते हैं। ये आपका अंगा और ढा ढक्कन होता है, अंगा नहीं होता, डाडलिया होती है, ठीक है, डाडलिया और ढा ढक्कन, ठीक है, अंगा नहीं है यहाँ पर, ओके। अंगा तो आपके पंचमाक्षर में आता है या फिर अनुनासिक वर्ण में आता है, ओके। चलिए वत्स्य वर्ण, वत्स्य वर्ण बहुत पूछा जाता है। नल रस आता है, मतलब ना भी आता है, ला भी आता है, रा भी आता है और सा भी आता है, ये आपके वत्स्य वर्ण में आते हैं। विवृत वर्ण मतलब जिसको बोलने में ना पूरा का पूरा मुंह खुल जाए, आ, है ना, विवृत पूरा ओपन हो जाए, बड़ा आ होता है और इसे अर्धवर्तुल वर्ण भी बोला जाता है, ठीक है। ओठों का गोल गोल घूमने पर डिपेंड करता है। अर्धविवृत वर्ण में आधा मुंह खुला रहे, आए, आओ, आ, है ना, इस तरीके से ये सब आते हैं आपके। समृत में क्या होता है? मुंह लगभग बंद रहता है। ई उ ऊ, आपको ज्यादा नहीं समझ में आ रहा होगा, मेरा मुंह खुला हुआ है, ई उ ऊ, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका क्या, समृत मतलब बंद होता है, ठीक है, ई और उ। तो इस तरीके से वर्ण खजाना में ये भी है। अभी थोड़ा सा और है, उसे भी देख लेते हैं, उसके बाद जो है क्लास को ओवर करते हैं, ओके। चलिए आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर
केंद्रीय या मध्य स्वर किसे बोला जाता है? केंद्रीय या मध्य स्वर जिह्वा के आधार पर है, ठीक है, जीभ के आधार पर। तो जीभ के आधार पर अगर हम बात करें केंद्रीय या मध्य स्वर कौन सा होता है, तो जो छोटा आ है ना वो केंद्रीय या मध्य स्वर कहलाता है, ठीक है, छोटा आ हो गया। अग्र स्वर कौन सा है? जीभ के अनुसार, मतलब जीभ के अनुसार जीभ के अगले भाग से कौन से स्वरों का उच्चारण होता है, तो अग्र स्वर हो गया। तो अग्र स्वर में आपको ई, ए, ऐ ये आपके अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं, ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। पश्च स्वर में कौन आते हैं? जिसमें जीभ के पिछले हिस्से का प्रयोग होता है जिन स्वरों के उच्चारण में, ठीक है। तो इसमें आपका बड़ा आ आता है, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, आ हो गया। इन्हें वर्तुल भी बोलते हैं, ठीक है, वर्तुल भी बोलते हैं, मतलब ओठों का गोल मटोल हो जाना। ओके, चलिए। अनुनासिक वर्ण में होता है जिसमें जो हवा है ना नाक से भी निकलती है और मुख से तो निकलती है। अनुनासिक वर्ण होता है ये इस तरीके से। और अनुनासिक वर्ण में जो प्रत्येक वर्ग का जो पंचमाक्षर जिसे बोलते हैं, ठीक है, पंचमाक्षर वर्ण भी बोलते हैं या अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होता है, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का 5वां नंबर वाला वर्ण होता है, वो आपका जो है अनुनासिक या पंचमाक्षर होता है। शिथिल वर्ण क्या होता है? जिसे बोलने में ज्यादा ताकत वाकत न लगानी पड़े, आ ई उ बड़ा आसानी से बोल दिया, तो शिथिल है, ठीक है। शिथिल वर्ण में क्या है? आराम से रिलैक्स होके बोल दो, झंझट ना हो, तो आपका जो है शिथिल में है। ज्यादा ताकत लगानी पड़े, थोड़ा दबाव देना पड़े, आ ई ऊ, समझ रहे हो, ये आपका किस में चला जाएगा बेटा? कठोर वर्ण में चला जाएगा। तो इस तरीके से वर्ण खजाना ये समझना बहुत जरूरी था। इसी वजह से मैंने क्या किया, वर्ण रचना को 3 पार्ट में डिवाइड किया। इसका कारण भी था क्योंकि एक साथ पूरा डोज मिल जाता ना तो बेटा ओवरडोज हो जाता, और ओवरडोज ना हो इसलिए थोड़ा थोड़ा मैंने देने का प्रयास किया है। तो अब काम भी करेगा और आपको समझ में भी आया होगा कौन सी बातें, वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको समझ में आया, अच्छा लगा, कमेंट करके बताइएगा। मोटिवेशन बढ़ाने के लिए लाइक करना ज़रूरी है, और इस तरीके के वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।